बड़ी ठणी के जांदी मिले जानी है, बड़ी ठणी के जांदी मिले जानी है, मिले च दिसदानी तू, मिले च दिसदानी तू, कहंदा मिले च नी मैं तां बॉर्डर ते मिलना, मिले च नी। नमस्कार, डीडी न्यूज़ हिमाचल के एक खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। आज आप सभी को हम लेकर चलेंगे एक सुरीले सफ़र पर। मेहमान से आपका तारुफ करवाएंगे, इनके बारे में बताएंगे, इनकी जर्नी के बारे में आपको बताएंगे और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि कैसे हिमाचल से निकलकर देश भर में, और ना सिर्फ देश में बल्कि देश से बाहर भी, विदेशों में भी किस तरह से इन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ का परचम लहराया है। स्वागत कीजिए, हमारे साथ आज मौजूद हैं शिल्पा सरोज जी। एक तो पहले ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए भी और पूरे हिमाचल के लिए भी कि हिमाचल से निकला एक कलाकार दुनिया भर में अपना नाम और हिमाचल का नाम रोशन कर रहा है। क्या क्या आपकी उपलब्धियां हैं, कैसा आपका सफ़र रहा, उसके बारे में तमाम आपसे हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा अपना परिचय कि आप कहां से हैं, कैसे आपका म्यूज़िक से इंट्रैक्शन हुआ, कैसे इंट्रोडक्शन हुआ और कैसा आपका सफ़र, आज आप जिस मुकाम पर हैं वहां तक कैसे पहुंची। थोड़ा सा एक बेसिक अपने बारे में इंट्रोडक्शन प्लीज़। जी ज़रूर, पर उससे पहले मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि डीडी की लिनिएज का मैं आज पार्ट बन गई हूँ। मेरे लिए मैं अपने लेवल पे मुझे लगता है मैं हिस्ट्री क्रिएट कर रही हूँ अपने खुद के लिए। हमने कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट को यहाँ पे इस मंच पे आके देखा है और उनके इंटरव्यूज़ देखे, एंड वी ऑलवेज़ गो बैक टू दोज इंटरव्यूज़। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आज यहाँ पे आपके साथ बैठ के सबसे जुड़ने की मेरी ये कोशिश है। अपने बारे में मैं बस यही बता सकती हूँ कि मैं बहुत एक सिंपल बैकग्राउंड से आती हूँ। आई वॉज बॉर्न इन बॉम्बे और दिल्ली में मेरी परवरिश हुई। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की जलंधर से। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन और बस वहाँ से मैं म्यूज़िक फॉलो करती करती मैंने चूज़ नहीं किया, म्यूज़िक ने मुझे चूज़ कर लिया। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते करते कैसे आपका आमना सामना हो गया इससे? वेल काफ़ी टाइम तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं प्रोफेशनली भी परस्यू कर सकती हूँ म्यूज़िक, बिकॉज आई कम फ्रॉम एन एकेडमिक बैकग्राउंड। मेरे घर में सब पढ़े लिखे हैं, तो मेरे लिए सिंगिंग वॉज नेवर रियली एन ऑप्शन एज अ प्रोफेशन। बट कुछ ऐसा हुआ कि मुझे मौका मिला कॉम्पिटिशन्स में जाने का, यूनिवर्सिटीज़ में compete करने का, यूथ फेस्टिवल्स बहुत किए मैंने, अपनी यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट की, गोल्ड मेडल जीते। तो तब थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि नहीं, मैं गा सकती हूँ। क्योंकि स्पेशली जब आप पंजाब में होते हो, आपको पता है पंजाब ऑलरेडी म्यूज़िक और कल्चर वाइज कितना रिच है। आप मैं हमेशा बोलती हूँ एक पत्थर उठाओ तो 4 सिंगर निकल के आते हैं। तो ऐसे वास्ट आर्टिस्टिक सराउंडिंग में फ्लरिश करना और शाइन करना मुझे बहुत ही ऐसा लगा कि शायद पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, बट लकीली आई एम हियर टुडे। एंसेस्ट्रल मान सकते हैं इसको कि आपके फैमिली में, क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था आपकी दादी भी म्यूज़िक से काफ़ी हद तक जुड़ी हुई थी और ये कहा जाता है कि पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो कला होती है वो ट्रांसफॉर्म होती हैं आगे से आगे। तो उसमें कोई रोल आप देखती हैं इस चीज़ में? ऑनेस्टली मुझसे कई बार लोगों ने ये सवाल पूछा कि अगर आपको कोई एक सुपर पावर मिलेगी तो आप क्या चुनेंगे, और उस वक्त मुझे हमेशा यही फील हुआ कि मेरे पास ऑलरेडी एक सुपर पावर है जिसके लिए मैंने शायद इतना कुछ किया नहीं है। हाँ, रियाज बाद में किया और बाद में जो भी सीखा वो एक अलग चीज़ है, बट आई थिंक मेरे जीन्स में ही थी वो। मेरे घर में कोई भी प्रोफेशनली म्यूजिशियन नहीं है। मैं पहली हूँ अपने परिवार से इस चीज़ को प्रोफेशनली कर रही हूँ जो। लेकिन जी, मेरी दादी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी और मेरे फादर बहुत सुरीला गाते हैं, लेकिन किसी ने भी प्रोफेशनली ये परस्यू नहीं किया। तो हाँ, जेनेटिकली आया है और थोड़ा और रिफाइन होके ही आया है, मैं तो ये कहूँगी। ठीक है, आगे बात करना वाजिब नहीं होगा जब तक हमारे दर्शक आपकी खूबसूरत आवाज़ की एक झलक सुन नहीं लेते, जान नहीं लेते। थोड़ा सा जो भी आपका लेटेस्ट प्रोजेक्ट है या कुछ भी ऐसा जो आपके दिल के करीब है, एक बार आप गुनगुनाएंगी, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। मैंने मेरी जो जर्नी रही है उसमें एक बहुत ही जो एक बड़ा मुकाम रहा है, मुझे लगता है जब मैंने एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया, द वॉइस। आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा
क्या बात है, क्या बात है। सुरों की जो बारीकियां होती हैं ना, जो लोग नहीं भी म्यूज़िक से ज़्यादा फैमिलियर हैं, जो नहीं भी इसकी बारीकियां जानती हैं, इस तरह की आवाज़ जब उनके कानों में पड़ती है तो वो भी एक्सपर्ट अपने आप को समझते हैं कि हम भी म्यूज़िकल एक्सपर्ट हैं और वाह क्या खूबसूरत आवाज़ है। मेरे साथ तो कम से कम यही होता है। और भी आपसे हम आपके जो कलाकृतियाँ हैं, जो म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस रहे हैं, जो भी आपके रिकॉर्डिंग्स वो सुनेंगे। उससे पहले थोड़ा सा म्यूज़िक शोज़ भी आपने किए हैं, टेलीविज़न से भी आप जुड़ी हुई हैं। थोड़ा सा जो रियलिटी शोज़ होते हैं या जो ऑन स्क्रीन हम म्यूज़िक शोज़ देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। कैसे वहाँ तक आपकी पहुँच बनी, किन किन शोज़ में आपने पार्टिसिपेट किया है और क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि उसकी एक डार्क रियलिटी ये भी कहने को दिखती है आमतौर पर कि काफ़ी टफ जर्नी रहती है उस स्क्रीन तक पहुंचना, खासकर अगर रियलिटी शोज़ की हम बात करें। तो आप वहां तक कैसे पहुंची, क्या क्या हर्डल्स आपके सामने आई और कैसा वो सफ़र रहा आपका? स्ट्रगल हर जगह है, चैलेंजेस हर जगह है, बट आई थिंक जब आपकी कोई कॉलिंग होती है तो आपको वो इनर स्ट्रेंथ भी मिल जाती है उन चैलेंजेस को ओवरकम करने की। मेरा सफ़र भी काफ़ी चैलेंजिंग रहा है, बट आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड। आई हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली। सब मेरे आसपास बहुत सपोर्टिव है, तो उनका सपोर्ट हमेशा इमोशनली मुझे मैं बच के रही हूँ। बट चैलेंजिंग तो बहुत है, बिकॉज म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रैक। सिर्फ आपने एक रियलिटी शो कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव मेड इट। सब अलग अलग फ्रेगमेंट्स हैं और सब बहुत ही इट्स नॉट स्ट्रक्चर्ड। तो वो क्रैक कर पाना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। सिर्फ गाना आना ही ज़रूरी नहीं है, आपको प्रोफेशनलिज्म भी पता होना चाहिए। आपको सही वक्त पे सही चीज़ डिलीवर कर पाना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब मैंने रियलिटी शो किया था तो मैं ऑलरेडी बॉम्बे शिफ्ट हो चुकी थी और मैं ऑलरेडी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स कर रही थी। और उस दौरान मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं द वॉइस में जाऊँ, और मैं गई तो आई वॉज जस्ट ट्रू टू माई ओन सेल्फ। मैं फ्लैम्बॉयंट हूँ, मैं बेबाक हूँ, तो मैंने अपने आप को वैसे ही कैरी किया, और मुझे बहुत प्यार भी मिला उस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हिमाचलियों को थोड़ा लोग लेड बैक और सॉफ्ट और ऐसा परसीव करते हैं। बट जब मैं पिक्चर में आई तो लोगों को लगा कि ये कहाँ से ये पटाखा कहाँ से आ गई है। और मैं चाहती थी कि वो परसेप्शन चेंज हो। वी आर एनर्जेटिक, हम लोग ऐसे ही नहीं, हम बॉर्डर पे खड़े होके हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने देश को, और ऐसे ही नहीं हम इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर रहे हैं। हिमाचली हर जगह पहुँचे हुए हैं। तो आई वॉज जस्ट ट्रू टू माई एस्थेटिक। वहाँ पे भी मैं जैसी हूँ मैंने वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट किया। जहाँ पे मैं जितना अच्छे तरीके से हिमाचल को रिप्रेजेंट कर सकती थी वो किया मैंने, और मुझे बहुत हौसला अफजाई मिली। सलीम सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बेनी सर की मैं टीम में थी। और कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि ये एक मुकाम है या ये वो साधना है जहाँ तक मुझे पहुँचना है और जहाँ तक पहुँचने के लिए मैं लगातार मेहनत कर रही हूँ? कौन कौन से वो बड़े किरदार जिनके साथ आप रूबरू हुई हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में? देखिए, मैं एम जो मैं करती हूँ बनने का, वो मेरा हायर सेल्फ है। मैं अपने आप को सिर्फ आर्ट तक ही सीमित नहीं रखना चाहती। मैं ऑल अराउंड एक नर्चर्ड इंसान और इवॉल्व्ड इंसान बनना चाहती हूँ। और उस जर्नी के लिए जो थोड़े बहुत इन्फ्लुएंसेस मुझे लगता है कि जिनका बहुत इम्पैक्ट रहा है मुझ पे, सुनिधि चौहान मुझे बहुत पसंद है। उनकी जर्नी, द वे शी इज़, और अभी भी इतना कुछ अचीव करने के बाद भी जितनी वो मेहनत करती हैं, वो मुझे बहुत ही एडमिरेबल लगता है। मैं भी उसी नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं इंटरनेशनली, बहुत आर्टिस्ट है। क्रिस्टीना एगुलेरा है, मैं बहुत एडमायर करती हूँ उनका काम। स्टीवी वंडर हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर्टिस्ट हैव रियली शेप्ड अप माय परसेप्शन ऑफ हाउ एन आर्टिस्ट शुड बी। तो किशोर कुमार जी ऑल टाइम फेवरेट। मैं आने ही वाला था वहाँ पे। मुझे बहुत पसंद है ऑल्सो, शायद क्योंकि वो भी सेल्फ टॉट है और मैं भी सेल्फ टॉट हूँ। मैंने भी फॉर्मली ट्रेनिंग कभी ली नहीं है म्यूज़िक की, जो कि मैं लेना चाहती हूँ फ्यूचर में। पर मैं बहुत एसोसिएट करती हूँ उनकी आवाज़, उनके स्टाइल के साथ खुद को। तो यही प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपने कभी ली नहीं, रियाज का ये नतीजा है कि आप यहाँ तक पहुँची हैं।
एक कोक स्टूडियो करके प्रोग्राम आता था किसी ज़माने में, आज भी आता है जी। उससे मिलता जुलता एक और प्रोग्राम है कप्पा टीवी करके, उसमें भी रियलिटी। मेरी शुरुआत म्यूज़िक मोजो कप्पा टीवी से हुई और वो मुझे ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसके बाद मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। थैंक्स टू माय फ्रेंड पीयूष कपूर, उन्होंने एक बैंड बनाया था उस टाइम पे जो अभी भी है, हिंदी रॉक बैंड है वो, इट्स कॉल्ड दायरा। तो वो परफॉर्म करने वाले थे म्यूज़िक मोजो पे और हम सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े थे। कहीं उन्होंने देखा कि मैं भी गाती हूँ और उन्होंने बोला तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुम बॉम्बे क्यों नहीं आ जाती? हाँ। तो मैंने बोला बॉम्बे तो दूर है अभी बॉम्बे तक सोच नहीं पहुंची थी मेरी उस बॉम्बे वक्त। मैक्सिमम सोच होती है जब कोई आर्ट, चाहे एक्टिंग हो चाहे सिंगिंग हो, तो लास्ट डेस्टिनेशन ऐसा लगता है जी, कि कि मतलब बॉम्बे। दूसरों को भी यही लगता है कि अगर आप अच्छा गाते हो लेकिन आप बॉम्बे में नहीं हो तो फिर आप अच्छा नहीं गाते। ये एक ट्रेडमार्क सेट कर दिया गया है। खैर अपनी बात। खैर अब तो चीज़ें चेंज हो गई हैं, बट कहीं ना कहीं हाँ एक उस चीज़ से एसोसिएट किया जाता है बॉम्बे को कि सिटी ऑफ ड्रीम्स है, सारे ख्वाब वहीं पूरे होते हैं सब आर्टिस्ट के। और आर्टिस्ट तो बहुत ही इमोशनल और बहुत ही ख्वाब संजोने में एक्सपर्ट है, हम तो हमारा काम ही इस चीज़ पे बेस्ड है। तो मुझे उस वक्त बहुत ऐसा लगा कि बॉम्बे तो दूर का ख्वाब है मेरे लिए, बट उनके जहन में मैं थी, उनको लगा कि नहीं इस लड़की में पोटेंशियल है। और ऐसा जब एक अपॉर्चुनिटी आई जहाँ पे वो मुझे बुला सकते थे, बहुत जल्दी छोड़ दिया था मैंने बॉम्बे, मुझे इतना आइडिया नहीं था बॉम्बे का। एक दो बारी मैं बीच में आई थी, बट जब मैं एज एन आर्टिस्ट बॉम्बे आई तो मुझे बहुत ही अच्छा माहौल लगा बॉम्बे का, बहुत ही वेलकमिंग, आज़ादी सी महसूस हुई। तो प्रैक्टिस करते करते देन मेरे भैया हैं जो बड़े भाई हैं, वो मेरे साथ आए थे। मैंने उनको बोला अब तो मैं नहीं जाऊंगी वापस, अब मुझे यहीं रहना है, मैं यहीं देखती हूँ खुद को। तो हमने प्रैक्टिस की, हम गए वापस दिल्ली और फिर उसके बाद मैं अपना बोरिया बिस्तरा बांध के मैं आ गई। और जब म्यूज़िक मोजो का जो मेरा एपिसोड था वो लॉन्च हुआ, मुझे इतना प्यार मिला, सबको ऐसा लगा कि ये लड़की कहाँ से आ गई, ये तो थी नहीं, क्योंकि म्यूज़िक सीन का मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। मैं तो एक 9 to 5 जॉब कर रही थी, तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था म्यूज़िक सीन से मेरा। बट या लाइफ चेंज्ड आफ्टर म्यूज़िक मोजो। उसके बारे में हम बात करेंगे। हिमाचल से जैसे आपने बोला ना, ये लड़की कहाँ से आई, सबको ये उस पर हम जाएंगे। उससे पहले वो म्यूज़िक मोजो वाला अगर आपको लगता है या उससे मिलता जुलता कुछ, अगर आप 2 लाइनें सुना दें कि क्या वो नगमा था, क्या वो परफॉर्मेंस थी, क्या वो गाना था। सोना नहीं कि मेरी बातें ख़त्म नहीं हुई, रोना नहीं कि मेरी सांसें तुझसे जुड़ी हुई, सोना नहीं। ब्यूटीफुल, थैंक यू। ब्यूटीफुल। ये जो आवाज़ की जो मासूमियत होती है ना, ये सुनने वाला बता सकता है आपको कि किस हद तक इसमें रियाज लगा है, किस हद तक इसमें मेहनत लगी है। आप तो क्योंकि परफॉर्मर हैं, आप तो आर्टिस्ट हैं, आप तो उसको बखूबी जानती ही हैं। अब हिमाचल और उस क्राउड की हम बात कर रहे थे, क्योंकि बॉम्बे जैसे सिटी में, मुंबई जैसे शहर में देश भर से लोग आते हैं। दुनिया भर से भी अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में बाहर के लोग भी आकर अपने आप को ट्राई करना चाहते हैं। हिमाचल से निकलकर जब आप उस भीड़ में जाती हैं, कलाकारों की उस भीड़ में, जहाँ पर कला से, साधना से प्रेम तो हर किसी का बराबर है, लेकिन वो मुकाम हर किसी को हासिल नहीं हो पाता जहाँ जिसे पाने के लिए लोग पहुँचते हैं उस शहर में। तो जब आप यहाँ से निकली, हिमाचलियों को किस हद से आप, जैसे आपने बताया कि थोड़ा सा समझते हैं बाहर के लोग कि उतना ज़्यादा एडवांस नहीं है इस तरह से, आपको लगता है कि आपको वो फेस करना पड़ा है? और अगर करना पड़ा है तो आपने उस चीज़ से डील कैसे किया, आपने उस चीज़ को ओवरकम कैसे किया? आप स्टेट का नाम तो रोशन कर ही रही हैं, लेकिन दूसरा जो ये मिथ लोगों में है कि वहाँ से लोग आने वाले इतने भोले भाले होते हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज़ का उससे सबसे फ़ायदा नहीं उठा पाते, तो आपने इस मिथ को कैसे ओवरकम किया और कैसे लोगों में ये मैसेज देने में आप कामयाब रहीं कि इतने भी भोले नहीं होते, इतने भी सप्रेस नहीं होते जितना समझा जाता है बाहर की दुनिया के द्वारा हिमाचलियों को? जब मैं गई वहाँ बॉम्बे तो मुझे प्यार भी बहुत मिला है हिमाचल के नाम पे, ऐसा नहीं है। लोग हिमाचलियों को बहुत पसंद करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि भोलापन हमारा डिसएडवांटेज नहीं है, वो हमारा एडवांटेज ही है, वो दैट वर्क्स बेटर फॉर अस। मेरा बस ये है कोशिश कि हम सिर्फ ये ही नहीं है, हम ये भी हैं और ये भी हैं। तो कई लोगों को तो ये भी हैरानी हो जाती थी कि मैं इंग्लिश कैसे बोल ले रही हूँ इतने अच्छे से तो ये मुझे हैरानी होती थी कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे
स्टेट से कितने इंटेलिजेंट और वेल स्पोकन लोग निकले हैं। और मेरे लिए चैलेंजिंग, मैं ऑनेस्टली चैलेंज को ना चैलेंज की तरह देखती नहीं हूँ। मैं बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ। आइदर यू विल लाइक मी और यू विल नॉट, और दोनों ही तरीकों में मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं क्यों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ कि आप मुझे पसंद करते हो कि नहीं करते हो। हाँ। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं मज़े में रहती हूँ, मैं खुश रहती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिक लोगों को अट्रैक्ट करती है। मैं खुश रहना पसंद करती हूँ। ज़्यादा मैं सोचती नहीं हूँ कि लोग मुझे कैसा देख रहे हैं, कैसे परसीव कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो मेरे फैंस हैं, जितनी मेरी इंटरेक्शन हुई है फैंस के साथ, उनको वो चीज़ पसंद आती है कि ये ऐसी है, ये मस्त रहती है, ये ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती। मैं मज़े करने वाली हूँ स्टेज पे। हाँ। तो मैं अपनी लाइफ को भी वैसे ही जीती हूँ। मैं मज़े करना चाहती हूँ। मुझसे किसी ने पूछा कि आपका न्यू ईयर का रेजोल्यूशन क्या है, मैंने बोला मुझे मज़े करने हैं, मुझे हंसना है, मुझे गाना है, मुझे खुश रहना है। वो मेरा एम है लाइफ में। तो जब आप वो एम को चेज़ करते हो ना, तो आप अच्छे एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते हो, अच्छे लोग अट्रैक्ट करते हो। और मुझसे कोई पूछ ले कि आपने स्ट्रगल किया, मुझे नहीं लगता कोई स्ट्रगल मैंने किया है। मैंने हंसते खेलते पूरा रास्ता अपना तय किया है अभी तक का, और आगे भी मैं ऐसे ही करूँगी। और ना ही मैं पीछे मुड़ के देखना पसंद करती हूँ कि अरे वो दिन, कॉलेज के दिन क्या दिन होते थे। मज़े हैं यार, जो भी कर रहे हैं मज़े में। अब आप आइदर यू लाइक मी और यू डोंट। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इन बातों को सुनने के लिए लोग पैसे देते हैं काउंसलर्स के पास। मैं करती हूँ कई लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, शायद आपको इतना आभास नहीं है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो लाइफ लेसन्स लोग सीखते हैं बाकायदा फीस देकर। खैर, हिमाचल का हमने जिक्र किया, हिमाचल के लोगों का बाहर किस तरह से आमना सामना होता है रियलिटी से, उसका जिक्र किया। तो हिमाचल का थोड़ा सा महफिल में एक टच देना बनता है इस टाइम पे कि कुछ ट्रेडिशनल, कुछ हिमाचली आप थोड़ा सा गुनगुना दें कि पता चले कि भाई हिमाचल की लड़की हॉलीवुड में जाके चमक रही है। बिल्कुल। तो मैं एक फोक सॉन्ग गा देती हूँ आपके लिए, जो हम पूरे देश भर में फेमस है। बाहर के लोग भी ये गाने ज़रूर गाते हैं। लाइया मुहब्बतां दूर दरजे हो, लाइया मुहब्बतां दूर दरजे, अखियां च होया कसूर है। क्या बात है। अखियां च होया कसूर, माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी की दूर है, चंबा कितनी की दूर। शिमले नी वसना, कसौली नी वसना, हाँ। शिमले नी वसना, कसौली नी बसना, चंबे जाना ज़रूर है, चंबे जाना ज़रूर। माए नी मेरी शिमले दी राहें, ब्यूटीफुल। चंबा कितनी की दूर। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। ये गाना ऐसा गाना है जो किसी भी हिमाचली को दुनिया के किसी भी कोने में वो रह रहा हो, एक अपनापन फील करवा देता है कि बिल्कुल। खैर अगर इतनी सुरीली आवाज़ में मिले फिर तो वो उसको यही फील करवाता है कि मैं शिमला ही पहुंच गया हूँ। मेरे जैसे लोग जो म्यूज़िक को काफ़ी करीब से पसंद करते हैं, ये कुछ उन चुनिंदा गानों में से एक है जो आपको एकदम से एनरिच फील कराते हैं म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ों में। खैर, शिमला का जिक्र किया, चंबा का जिक्र किया, कसौली का जिक्र किया, और ये करते करते आप जलंधर में इंजीनियरिंग करने पहुँच गई। जलंधर से निकल के आप दिल्ली पहुंच गई, दिल्ली से फिर मुंबई पहुंच गई। ये जो स्टूडेंट लाइफ के दौरान जितने भी शोज़ आपने किए, कॉम्पिटिशन्स किए कॉलेज लेवल पे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट फेज़ था लाइफ का जिसने आपको मदद की म्यूज़िक से और ज़्यादा फैमिलियर होने में, और लोगों ने कितना सपोर्ट किया, खासकर अपने आसपास के लोग। क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी में अक्सर ये देखा जाता है कि आपके अंदर कुछ भी है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है,
आपके आसपास का जो ग्रुप होता है ना वो आपको सिर पे चढ़ा देता है कि भाई आप तो इसमें माहिर हैं, आप तो ये करो, फिर तो चाहे कोई एक्टर हो चाहे सिंगर हो, अच्छा हो या बुरा हो। आपके आसपास के जो लोग थे, जो आपके फ्रेंड सर्कल था, उन्होंने कितना सपोर्ट आपको किया इस चीज़ के लिए, और जो कॉलेज शोज़ होते थे, प्रोग्राम्स होते थे, वो कितना फ़ायदेमंद साबित हुए आपकी जर्नी को आगे और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने में? खैर मेरा सफ़र, मेरा कॉलेज एक्सपीरियंस, कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस तो बहुत ही अमेजिंग रहा है। मेरे आसपास एनेबलर्स थे हमेशा से। जबकि मैं खुद को भी सेल्फ टेस्ट करती रहती थी, ऐसा नहीं है, मैं किसी बबल में नहीं रहती कि मैं बहुत ही अमेजिंग हूँ और मैं तो कर ही लूँगी, ऐसा नहीं है। मैंने अपने आप को काफ़ी सेल्फ टेस्ट किया, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया और जीती हूँ मैं, गोल्ड मेडल जीते हैं मैंने यूनिवर्सिटी के लिए। तो एक एक स्टेप जैसे जैसे मैं पार करती रही, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहा और मेरा बहुत ही अच्छा एक ग्रुप है, अभी भी हम टच में हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं जो कॉलेज के मेरे सीनियर्स थे, साक्षी दीदी, पलकी दीदी, रेनू दीदी, ये सब, ये दीज गर्ल्स वर माय पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ। और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। बिनी सर मेरे टीचर थे, म्यूज़िक टीचर थे कॉलेज में, सोनिया मैम बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने हमेशा मुझे पुश किया। रात भर हमारी प्रैक्टिसेस होती थी, सब बच्चे हॉस्टल में होते थे और मैं मतलब बाहर कैंपस में प्रैक्टिस कर रही होती थी। ऐसे बच्चे बैठे हुए होते थे सीढ़ियों पे कि अभी शिल्पा सुरोज आके प्रैक्टिस करेगी और हम उसको गाते हुए देखेंगे। और अभी भी मुझे बहुत ऐसे मैसेजेस आते हैं मेरे जूनियर्स के, मेरे स्टूडेंट्स जो साथ में पढ़ते थे कि हम हॉस्टल से तुम्हारी आवाज़ सुना करते थे और आज तुम म्यूज़िक इंडस्ट्री में कर रहे हो काम। तो मेरा बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल सा सफ़र रहा है, बहुत ही सपोर्ट मिला है मुझे, बहुत इनकरेजमेंट मिली है और मुझे लगता है मैं ब्लेस्ड हूँ। मेरे लिए रास्ता ऐसे बस बनता गया, मुझे बस अपना बेस्ट करना था, तो वो मैंने करने की कोशिश की और आगे भी करती रहूँगी। और उसमें आप सक्सेसफुल भी हुई हैं काफ़ी हद तक। थोड़ा सा म्यूज़िक गाने से ज़्यादा, गाने के साथ साथ राइटिंग में भी मैंने सुना है आप हाथ आजमाती हैं, और ना सिर्फ हाथ आजमाती हैं बल्कि उसमें भी काफ़ी बड़े मुकाम आपने हासिल किए हैं। सुरों के लिए साधना तो समझ में आती है, लेकिन ये दिमाग में जो चल रहा है उसको कागज़ पे उकेरना और फिर उसमें सुर डाल के अपनी क्रिएशंस क्रिएट करना, ये तो आर्ट से भी बढ़कर मुझे लगता है। मतलब अगर सिर्फ मैं सिंगिंग आर्ट की बात करूँ तो ये तो उससे भी काफ़ी आगे की बात है। ये राइटिंग का शौक़ कहाँ से, और ये एकदम से कैसे आपको गाते गाते लगा कि अब दूसरों का बहुत गा लिया, अब खुद का कुछ करते हैं? देखिए ये तो सिर्फ आर्टिस्ट की भूख है, क्योंकि हम हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं, हम हमेशा अपना स्किल सेट एक्सपैंड करना चाहते हैं। और जब आपको पता है कि आपकी यूएसपी सिंगिंग है तो वो तो कर लिया, सब कुछ गा लिया, स्पेनिश में गा लिया, हिंदी में गा लिया, इंग्लिश में गा लिया। स्पेनिश बचा है अभी वो थोड़ी देर बाद वो थोड़ा ट्रिकी है, याद करना पड़ेगा मुझे। कोई बात नहीं। बट काफ़ी लैंग्वेजेस में गा लिया मैंने, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सब लैंग्वेजेस गाई हुई हैं मैंने। तो अब क्या करना है, अब नेक्स्ट क्या है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को एक माइलस्टोन की तरह देखती हूँ। जैसे जैसे अचीव होते जाते हैं मैं सेटिस्फाई होके बैठ नहीं सकती, मुझे और अचीव करना है। तो थोड़ा सा मैंने अपना फोकस शिफ्ट किया सॉन्ग राइटिंग की तरफ। कॉम्पोजिशन की मेरे में नेचुरली एबिलिटी थी। मेरे आसपास मेरे कुछ बहुत अच्छे खास दोस्त हैं, कंपोजर्स हैं, जिन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। उन्होंने बोला, क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड करती थी तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि अच्छा सो बेसिकली हम जब रिकॉर्ड करने जाते हैं स्टूडियो में, हमें पहले गाना नहीं मिलता है, हमें ऑन द स्पॉट गाना मिलता है। हम जाएंगे वहाँ पे, वो गाना बना के उन्होंने रखा होगा, वो 2-3 बार आपको सुनाएंगे और आपको फटाफट पिक करके आपको गाना है माइक में। तो वो जो प्रोसेस होता था उस दौरान कई बार ऐसा होता था कि मेरे दोस्त जो कंपोजर्स हैं वो ऑब्जर्व करते थे कि मैं अपना ही कुछ धुन गुनगुनाने लग जाती थी उनके म्यूज़िक पे। तो वो ऑब्जर्वेशन फिर उन्होंने जो मुझे बताई वो मैंने फिर ट्रांसलेट करने की कोशिश की कि मैं अब कुछ अपना कंपोज करूं। तो बस यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च किया कि कैसे कॉम्पोजिशन का बेसिक आइडिया क्या होता है, लिरिक्स राइटिंग का बेसिक आइडिया कैसे होता है, कैसे आप बिल्ड करते हो गाने को। वही थोड़ा सा एजुकेट करते करते अपने आप को। और मैं बहुत इंस्टिंक्टिव टाइप की आर्टिस्ट हूँ, जो मेरे मन में 1-2 बारी में आ जाता है, पहले 1-2 बारी में, वही मैं कोशिश करती हूँ कि वही मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँ ऑन पेपर। वही चीज़ करते करते आई स्टार्टेड राइटिंग एंड माई फर्स्ट लिरिक्स project
वॉज फॉर मोहित चौहान जी। मोहित चौहान जी ने गाना गाया, मेरा लिखा हुआ, जो मैंने लिरिक्स लिखे, जो मैंने लिरिक्स लिखे वो मोहित चौहान जी ने गाए। गाने का नाम है ओझल। क्या लिरिक्स थे और क्या? ओझल है गाने का नाम। ओके। तो अजय जी हैं डायरेक्टर फिल्म के, उन्होंने ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। ओझल का थोड़ा सा सो ट्रेलर हो जाए। बेसिकली एक फिल्म है, गुगली गुम है। ओके। तो उसके डायरेक्टर हैं अजय सकलानी जी। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार ये ना गाना है और ये लिरिक्स इसके क्रैक नहीं हो रहे हैं, तो मैंने सुना आप लिखते भी हो, तो आप करोगे, कुछ लिखोगे? तो मैं बहुत बिजी थी उस दिन, मैं बहुत काम था, मुझे बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स थी, तो मैंने बोला देखो मुझे लगी हुई है भूख और मुझे कुछ खाना है, उसके बाद मेरा दिमाग चलेगा कि मैं क्या लिखूंगी क्या। तो बोलते आजा आजा घर आजा, तेरे को अच्छा सा खाना खिलाऊंगा और फिर तो गाना लिखियो। मैं उनके घर गई, उन्होंने बहुत ही अच्छी सी भिंडी की सब्जी और रोटी बना के रखी हुई थी। उन्होंने सबसे पहले ना मुझे कुछ भी नहीं पूछा, उन्होंने खाना सीधे मुझे सर्व किया, मैंने खाना खाया। अब बताओ क्या करना है, अब क्या मसला है? फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मैं फिल्म बना रहा हूँ, उसमें ये गाना है, तो मैं ये क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं थोड़ा फंस रहा हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा इफ़ यू कैन हेल्प मी। फिर हमने वो बैठा और 15-20 मिनट के अंदर हमने वो गाना क्रैक कर दिया। लकीली पता नहीं कैसे 15 मिनट में गाने के लिरिक्स लिख दिया आपने? आराम से। और बस उसको फाइन ट्यून किया। तो मैं तो गाने नहीं वाली थी वो गाना, मोहित जी गाने वाले थे, अनदर स्टार, यू नो, अनदर स्टार फ्रॉम हिमाचल। तो और उसी फिल्म में एक और गाना था जो मैं उनके साथ गाने वाली थी ऑलरेडी। तो लिरिक्स भी लिख लिए, उनके साथ गा भी लिया। मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इतना मुश्किल होता होगा जब आप रिकॉर्डिंग में जाते हैं? इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हमें ऑन द स्पॉट गाना मिलता है, हम गाते हैं और हम निकल जाते हैं, एंड देन वी नेवर लुक बैक। मेरा अगला सवाल भी यही था कि जब आप रिकॉर्डिंग पे जाते हैं और 10 मिनट पहले आपको गाना मिलता है, कितना टफ होता है ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि आपको उसी 10 मिनट में उसको पढ़ना भी है, समझना भी है और उसको प्रैक्टिस भी करना है और फाइनल टेक भी देना है। इट्स वेरी चैलेंजिंग। और ये ना मुझे ऐसा लगता है ये एस्पेक्ट ज़्यादातर जो प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं हैं उनको शायद ये पता नहीं है कि कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ये आपका विजन नहीं है, ये म्यूजिक कंपोजर जो हैं, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनका विजन है, जो डायरेक्टर है उनका विजन है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको गाना दिया और आपने अपने हिसाब से गा दिया। हाँ, फिर तो एक एक नोट उनके हिसाब से पकड़ना पड़ता है। बिल्कुल, एक एक चीज, एक एक इमोशन, एक एक बारीकी हमें पकड़ के डिलीवर करनी है। तो वो चैलेंज है। काम आपको मिल जाएगा, पर आपको काम मिल जाएगा तब आप क्या करोगे? बिल्कुल। तो वो डिलीवर कर पाना ये कुछ वैसा ही है कि सक्सेसफुल तो आप हो जाओगे, बट उस सक्सेस को आपने मेंटेन कैसे करना है, क्योंकि ऊपर जाके नीचे गिरने के भी बहुत एग्जांपल मिलते हैं। नए आर्टिस्ट जितने भी आते हैं, नए आर्टिस्ट का जब आमना सामना होता है इस तरह की रियलिटी से, सीधे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाना, म्यूजिक कंपोजर के हिसाब से नोट पकड़ना, क्योंकि शुरू में एक चीज़ ये भी होती है कि आपको अपने बारे में ज़्यादा पता होता है कि कई बार ऐसे भी लगता है कि कंपोज़र में वो बात नहीं निकल के आई है जो मुझे लगता है इसमें होनी चाहिए, और फिर अपना इनपुट लोग डाल देते हैं। तो उस तरह के जब क्लैशेस होते हैं तो वो कितना चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाता है, खासकर तब जब कोई बड़े प्रोजेक्ट की बात चली हो, कोई बड़ा गाना या मूवी के लिए रिकॉर्डिंग हो रही हो, और उससे फिर डील कैसे करते हैं लोग जो आर्टिस्ट नए नए होते हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी है कंपोज़र का विजन और डायरेक्टर का विजन। आपको एज एन आर्टिस्ट जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो आपके क्राफ्ट को देख के मिली है, बट आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हैं, तो वो एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ को करने के 100 तरीके हैं। अब अगर मैं लग जा गले को गाऊं, अगर मैं बोलूं कि लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, तो आप बोलोगे यार ये तो नहीं चाहिए था मुझे, ये क्या कर दिया आपने। जैज का एक जब आप इनपुट डालते हैं इस तो तरह मैं के, आर्टिस्ट हूँ, मेरा मूड है आज जैज गाने का, तो मैंने गा दिया, बट विजन कंपोजर का कुछ और है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग
लग जा गले, तो ये समझ आएगा। हाँ, ये हम बाद में समझ लेंगे, थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं आप इसको अगर आपको इसका अंतर आता है तो। ब्यूटीफुल सॉन्ग। हम पास आए कि हम नहीं आएंगे बार बार, वाह, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले हे हे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही Thank you. बेहतरीन नगमा और उतनी ही बेहतरीन आवाज़, उतनी ही प्यारी आवाज़। चैलेंजेस की हम बात कर रहे थे, उनसे डील करना ज़ाहिर तौर पर सिचुएशनल जितने भी आर्टिस्ट होते हैं जो पहले जिनका इंट्रैक्शन होता है इस तरह की स्थिति से, इस तरह की सिचुएशन से, काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, काफ़ी टफ रहता है। लेकिन वो टफनेस, वो चैलेंज और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप एक स्टेप और ऊपर चले जाते हैं, स्टेट से नेशनल की तरफ और नेशनल से इंटरनेशनल की तरफ। और इंटरनेशनल की तरफ भी आपका एक्सपोजर जो है मुझे लगता है कि हुआ है काफ़ी बार। वो वहाँ के चैलेंजेस अलग हैं या वो सेम हैं जिस तरह के आप इंडियन म्यूज़िक, क्योंकि आपने तो अलग अलग इंग्लिश के अलावा भी अलग अलग लैंग्वेजेस में परफॉर्म किया है, गाने गाए हैं। वो इंटरनेशनल कैसे आपका इंट्रैक्शन, कैसे वहाँ तक इंट्रोडक्शन हुआ, कैसे उस लेवल तक आप पहुँचे, पहला ब्रेक कब मिला, किस तरह से मिला, और उसमें आपको लगा कि आप अपना 100% दे पाए उस तरह के सिनेरियो में जो रिक्वायर्ड था? क्योंकि इंडियन म्यूज़िक कंपोजर्स का माइंडसेट कुछ और है, लेकिन जब आप हॉलीवुड में जाते हैं तो उनका फिर थोड़ा सा बदल जाता है माइंडसेट, और जब सिंगर इंडियन हो तो थोड़ा सा सिंक करने में भी दिक्कत आती है। वो सिंक हो पाया इजीली, नहीं हो पाया, क्या सिचुएशन थी, क्या चैलेंज था प्लीज़? चैलेंजिंग तो ऑब्वियसली है ही, क्योंकि माइंडसेट का बहुत डिफरेंस आ जाता है कहीं ना कहीं। एज एन आर्टिस्ट आप ईज़िली अपना एक जो आपका तरीका आप चेंज कर सकते हो। मेरे लिए अच्छी चीज़ ये थी कि मेरा इंग्लिश इन्फ्लुएंस बहुत रहा है, इंग्लिश म्यूज़िक इन्फ्लुएंस बहुत रहा है, तो मेरे लिए नेविगेट करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। मेरे लिए इट फेल्ट लाइक नेचुरली जो मेरे अंदर से आता है। पहली अपॉर्चुनिटी कुछ ऐसी मिली कि एक फ़िल्म बनी जिसमें जो ट्रांसजेंडर्स के बारे में है, और खेजड़ी, उस फिल्म का नाम है खेजड़ी। उसमें ये एक गाना फीचर हुआ जो कि इंटरनेशनली काफ़ी सारे फिल्म फेस्टिवल्स में गई है फिल्म, और मैंने कोशिश की। डिफ़िकल्ट सॉन्ग है काफ़ी, बट बहुत मज़ा आया करते हुए रिकॉर्ड, और बहुत प्यार मिला मुझे उस गाने के लिए। उस गाने में थाईलैंड की रॉयल्टी भी फीचर्ड हैं, तो इट्स ब्यूटिफुली शॉर्ट और मैसेज भी बहुत राइटली कन्वे होता है, और अच्छा रहा। उसके अलावा उसके बाद जो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली इंटरनेशनली अपनी आवाज़ कान्स तक पहुंचाने की, वो एक मेरे लिए बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। आई एम एन ऑफिशियल वॉइस ऑफ अनुराग कश्यप्स प्रोडक्शन हाउस। अनुराग कश्यप जो बहुत जाने माने फिल्म मेकर हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम है गुड बैड फिल्म्स। तो उसका जो ट्रैक है, प्रोडक्शन हाउस का जो टाइटल ट्रैक है, वो मैंने गाया। और उनकी एक फ़िल्म रिलीज़ हो रही थी कान्स में जो वो प्रेजेंट कर रहे थे, तो वो प्रेजेंट करने से पहले उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस का जो ये गाना है वो प्रेजेंट किया, और मेरी आवाज़ कान्स में प्ले हुई। इट वाज सच एन अचीवमेंट। उन्होंने वीडियो शेयर की जब उन्होंने वो वहाँ पे जब इंट्रोड्यूस कराया, पूरा उनका लोगो और साउंड, स्टैंडिंग ओवेशन मिला वहाँ पे, तो बहुत बहुत अच्छा फील हुआ। एक्नॉलेजमेंट उस लेवल की मिलना ऑब्वियसली इस लेवल पे मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इंटरनेशनल लेवल पे एक्नॉलेज होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। एक और भी आपने बनी ठनी करके कुछ एक आपका क्रिएशन है, वो भी आपका लिखा हुआ है या सिर्फ गाया हुआ है? जी, सो बनी ठनी के साथ मेरी अपनी सिंगल्स की जर्नी शुरू हुई है। मैंने कुछ गाने बनाए और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं रिलीज़ करूँगी अपने गाने जो मैंने खुद लिखे हैं, खुद कंपोज किए हैं। और लिखे तो मैंने हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में भी हैं, बट शुरुआत मुझे हिमाचली से करनी थी। और जो अक्सर लोगों ने सुने हैं
वो नहीं करना था, मुझे कुछ अलग करना था, मुझे फोक करना था। मुझे मेरा एम ये है कि मैं हिमाचली फोक को ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंट कर पाऊँ एक बेस्ट तरीके से। और जिस तरीके से पंजाबी म्यूज़िक को, पंजाबी फोक को या राजस्थानी फोक को प्यार मिलता है, मैं चाहती हूँ कि हिमाचली फोक को भी उतना ही उसी लेवल पे, उसी मैग्नानिमस तरीके से प्यार मिले। तो मैंने ये नाटी लिखी और मैंने और मेरे फादर ने मिलके लिखी नाटी। ये लिरिक्स खुद लिखे, कंपोज किए और गाया भी मैंने ही है। और अभी वो रिसेंटली रिलीज़ हुई और उसको बहुत प्यार मिल रहा है। लोग बहुत रील्स भर के रील्स बना के डाल रहे हैं। मैंने अभी आने से पहले स्टूडियो में मैंने देखा, एक अम्मा जी हैं, हिमाचल में बहुत फेमस हैं, हम हिमाचली करके उनके पेज का नाम है। और उन्होंने इतनी प्यारी रील डाली है, लाल घघरी डाल के और पूरा टीका और नथ डाल के उन्होंने परफॉर्म कर रहे हैं वो उस गाने पे। एंड आई वाज लाइक ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना लोगों को पसंद आएगा। बिल्कुल, हाँ, तो सोशल मीडिया पे भी बहुत प्यार मिल रहा है। और मैं तो थोड़ा सा अगर आप 2 लाइनें गुनगुना दें अपने इस नए प्रोजेक्ट की। बनी ठणी के जांदी मेले जानी है, बनी ठणी के जांदी मेले जानी है, मेले च दिसदा नी तू, मेले च दिसदा नी तू, कहंदा मेले च नी मैं तां बॉर्डर ते मिलना, मेले च नी मैं तां बॉर्डर ते मिलना, रखदा मुंडे ते बंदूक, रखदा मुंडे ते बंदूक, चंबे दी नथ मैं बनाई कन्ने, चंबे दी नथ मैं पढ़ाऊं कियां अड़िए, चंबे दी नथ मैं पढ़ाऊं कियां अड़िए, छुट्टियां जो मैं मजबूर, छुट्टियां जो मैं मजबूर, बनी ठणी के जांदी मेले जानी है, बनी ठणी के। वाह वाह वाह। आप खैर आपको तो यकीन होगा ही, लेकिन मेरी ये गट फीलिंग कह रही है कि ये हिमाचल में और पूरे वर्ल्ड लेवल पर जितने भी हिमाचली हैं उनमें एक ब्लॉकबस्टर होने वाला है आने वाले वक्त में। ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुली रिटन, और जैसे आपने गाया है उसके बारे में तो क्या ही तारीफ करें, वो तो तारीफों के भी पार की बात है। कोई और अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके आने वाले वक्त में? बिल्कुल, बनी ठणी के बाद मेरा एक और गाना आ रहा है, पंजाबी फोक पे बेस्ड है वो गाना, इट्स कॉल्ड नाजा। वो भी रिलीज होने वाला है। और काफ़ी गाने मैं बना रही हूँ जो अभी आते जाएंगे। एवरी मंथ, हर महीने में एक गाना रिलीज कर रही हूँ। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन आवाज़, बहुत ही बेहतरीन आपकी जो आर्ट है, और आने वाले वक्त में हमारी ये उम्मीद है, हमें ये भरोसा है, हमारी ये ख्वाहिश है कि आप और ज़्यादा आगे जाएं और ज़्यादा क्रिएटिविटी अपने काम में लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके प्रशंसक हैं, जो चाहने वाले हैं, उनके लिए एंटरटेनमेंट का ज़रिया आप लगातार बनी रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और आपने हमें वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिल्पा सरोज जी, हिमाचल की उभरती आवाज़ जो वर्ल्ड लेवल पर अपना नाम, हिमाचल का नाम रोशन कर रही हैं, हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ी और आप तक कला का एक ट्रेलर पहुंचाने की कोशिश की। इनके काम को अपना सपोर्ट कीजिए, समर्थन दीजिए, और आने वाले वक्त में भी आपके सामने ऐसे किरदार हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। आज के इस सुरीले सफ़र में अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कहंदा मेले च नी मैं तां बॉर्डर ते मिलना, मेले च नी मैं तां बॉर्डर ते मिलना, रखदा मुंडे बड़ी ठणी के जांदी मेले जानी है, बड़ी ठणी के जांदी मेले जानी है, मेले च दिसदा नी तू, मेले च दिसदा नी तू।